की छाती पर, चढ़ गुंडों की छाती पर। जिस तरह से बिहार में देखिए किस तरह से गुंडा राज, जंगल राज, आए दिन डकैती, आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्याएं कंटिन्यू हो रही है। और यही नहीं, इसकी देन भी यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं। जो राजनीतिक पार्टियां गुंडों मवालियों को संरक्षण देती हैं, उनको संरक्षण देती हैं और चुनाव के समय उन्हें खुला छोड़ देती हैं। जहाँ चुनाव के समय उन्हें खुला छोड़ देती हैं। प्रदेश के अंदर सत्तासीन मुख्यमंत्री और उनकी सहयोगी पार्टियों ने तमाम दुर्दांत अपराधियों को जेल से छोड़ने का काम किया। बीएसपी कहती है माफियाओं को, गुंडों को, डकैतों को इनकी सही जगह क्या है? जेल की सलाखें हैं, इनको बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ की राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं गुंडे, मवाली, बलात्कारियों, चुनाव आ जाए हम आपको बाहर निकाल लेंगे। और जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो तमाम देश विदेश की मीडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पर छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। आज यहाँ पूरी तरह से भाईचारा लागू हो गया है। ये बात तमाम देश विदेश की मीडिया ने भी कहा, क्योंकि आज तक इन लोगों ने 100% बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं किया है। अगर बाबा साहब के संविधान को लागू कर दें तो इस देश में छुआछूत, जात, ऊंच नीच, गरीबी, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये सब खत्म हो जाएगा। हम कोई चुनावी वादा नहीं करते हैं, बीएसपी कभी कोई चुनावी वादा नहीं करती कि हम 2500 रुपया देंगे, ये खाद फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। हम ये कुछ नहीं कहते। हम एकमात्र बात कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को 100% लागू करके दिखाएं। करता बीएसपी के मजबूत नहीं बनेंगे तो हम आगे चुनाव जीतने में हमें दिक्कतें आती। इसी क्रम में माननीय बहन जी के निर्देशन में पूरे देश के अंदर फिर से एक बार नीली क्रांति के रूप में पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा कर रही है। और ये मात्र पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है, इस मिशन और मूवमेंट के, इस आंदोलन को सिपाही भी, क्योंकि पूरे देश के अंदर दबे कुचले वंचित समाज के लोग आज भी पूरे आशा और उम्मीद की निगाहों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखते हैं कि इस देश में लंबे अरसे के बाद, आज़ादी खत्म होने के बाद भी, आज़ादी होने के बाद 73 साल हो गए, गुलामी खत्म होने के बाद भी आज लंबे अरसे तक इस देश में गरीबी है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, जातिवाद की भावना है, ये तमाम अत्याचार है। अभी भ्रष्टाचार को लेकर उदय प्रताप जी ने बताया, अनिल जी ने भी बताया कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार है जमीन तक पहुँच गया। ये कैसे खत्म होगा? लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया, जेडीयू ने भी राज किया, आरजेडी में ने राज किया, बीजेपी भी राज कर चुकी है। यहाँ पर ये तमाम पार्टियों ने अगर प्रदेश के अंदर राज किया, लेकिन ये जो दिक्कतें थी जो प्रदेश के अंदर, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे गुंडा राज को लेके हो, माफिया राज को लेके हो, जंगल राज को लेकर के हो, शिक्षा को लेके हो, चाहे वो नौकरी को लेके हो, ये समस्याएं एक भी आज तक खत्म नहीं हो पाई। इसीलिए पूरे देश के अंदर दबे कुचले वंचित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग आज बड़ी उम्मीदों के साथ में, आशा भरी निगाहों के साथ में बीएसपी की तरफ देखते हैं। और उन्हें उम्मीद है कि अगर बीएसपी मेरी सत्ता में पहुंचेगी तो बहुजनों के महापुरुषों की विचारधारा पे काम करके हम सब के लिए उत्थान करने का काम करेंगे। ये आज आप सबको मालूम भी है कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है अपने संतों, गुरु और महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी। आप सभी जानते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज थे, जब इन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में आरक्षण दिया, तमाम राजाओं महाराजाओं ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तमाम राजाओं ने विरोध किया, अरे आप ये कौन सा काम कर रहे हैं, आप तो राजा हैं, आपने अपने प्रदेश के अंदर 50% के ऊपर रिजर्वेशन देने का काम किया, क्यों दिया? तमाम राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे कि आप एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं कि आप आरक्षण दे रहे हैं। तो राजा जो थे, कोल्हापुर के राजा जो थे छत्रपति साहू जी महाराज ने उन सबको बुलाया और एक अस्तबल में लेकर के गए और अपने सिपाहियों से कहा अस्तबल के सारे घोड़े खोल दो, और वहाँ पे घास का ढेर लगा दिया गया। सारे घोड़े खोल दिए गए और सारे घोड़े दौड़ करके उस घास की तरफ बढ़ पड़े। जब देखा कि मोटे ताजे घोड़े थे, हट्टे कट्टे ताकतवर घोड़े थे, उन लोगों ने उस घास पे कब्जा कर लिया, लेकिन जो कमजोर घोड़े थे वो पीछे रह गए, वो घास तक नहीं पहुंच पाए। तब राजा ने कहा, छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, अब आपको समझ में आ गया नहीं आया कि मेरा कहने का अर्थ था कि जब मैं एक राजा हूं
तो मेरे लिए सभी बराबर होते हैं। मेरा ये दायित्व बनता है कि जो मेरे राज्य में कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हैं उसे मजबूत करने की मेरी जिम्मेदारी है, और इसीलिए मैंने आज इस प्रदेश के अंदर मैंने रिजर्वेशन लागू कर दिया। और तभी से ये रिजर्वेशन इस देश में 26 जुलाई 1902 से इस देश के अंदर रिजर्वेशन लागू हुआ। 26 जुलाई 1902 से इस देश के अंदर रिजर्वेशन लागू हुआ। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती उसी दिन जन्मदिन भी था। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों की विचारधारा में, आपने देखा हमारे 6 हमारे आपने यहाँ पर लगा रखे महापुरुषों की विचारधारा में, जो 5 हमारे बैनर के हैं, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज का स्थान है, महात्मा फूले का स्थान है, नारायण गुरुदेवन का स्थान है, बाबा साहब का स्थान है और मानवर कांसीराम साहब। और जिसमें आप ये भी जानते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज से आते हैं। महात्मा फूले के बारे में भी जानते हैं कि महात्मा फूले जो हैं वो कोयरी, जिसे कोयरी बोलते हैं बिहार के अंदर, कोयरी कुशवाहा और सैनी बिरादरी से आते हैं। और उसके बाद आप ये भी जानिए नारायण गुरुदेवन जो हैं ये केरल के वहाँ के महान संत हैं, और वो ओबीसी समाज से आते हैं। वो भी जैसे कि तेली, तमोली और ये जो हमारे छोटे मोटे जो सेठ होते हैं, कानू समाज जिसे यहाँ बोलते हैं, उस समाज से वो बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली अगर कोई पार्टी इस देश के अंदर है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में नीली क्रांति लेकर के आई है। और ये नीला झंडा हाथी निशान आज पूरे देश के अंदर फिर से मजबूती के साथ में कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर कच्छ तक, गुजरात तक पूरी ताकत के साथ में लहराने का काम इस बार कर रहा है। और इसी क्रम में इस बार बीएसपी पूरी ताकत के साथ में बिहार के अंदर भी दिखाई पड़ रही है। और इस काम के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, इस काम के लिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम जाबाज सिपाही, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन एक किए हुए हैं और रुक नहीं रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। आप भी इस बात को मान लीजिए कि जिस तरह से उदय प्रताप जी और पूरी टीम के साथ में 19 अप्रैल से आज हो गई, आज कौन तारीख हो गई? आज हो गई 17-18 तारीख हो गई, 18 जून हो गई, 19 हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून। ये तीनों महीने में भयंकर गर्मी होती कि नहीं होती है? लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उदय प्रताप जी ने इसको चैलेंज लिया और गांव-गांव में जा करके अब सबसे संपर्क करने का काम किया। और वाकई इनका जो मिलनसार नेचर है, आज इनका जो नेचर है, मिलनसार नेचर, उन तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के दिल में एक जगह बना चुका है और 100% ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हम इस बात को लेकर एश्योर भी हैं कि इस बार बीएसपी कोई कमजोर पार्टी के रूप में नहीं आने वाली। बीएसपी 2025 में एक बड़ी ताकत बन करके बिहार की असेंबली में जाने वाली है और उसी में आपकी करघर विधानसभा भी है। यहाँ तमाम मेरे ओबीसी के साथी बैठे हुए। अभी आपने देखा बिहार के अंदर नया नाटक चल रहा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब का अपमान किया। वाकई आपने फोटो देखी कि किस तरह से अहंकार में यहाँ के लालू यादव जी, माननीय लालू यादव जी बैठे हुए हैं पैर रख के कुर्सी पर, एक कार्यकर्ता बाबा साहब की फोटो लेके आकर के उनके पैरों के सामने खड़ा हो जाता है। इतना तो सेंस होना चाहिए कि बाबा साहब की फोटो कहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ा तो उसको बुला के उससे गलती को एहसास कराते, लेकिन उस गलती का एहसास नहीं हुआ। आज तक कोई भी स्टेटमेंट आरजेडी ने अभी तक जारी नहीं किया कि हमने बाबा साहब की गलती से हमसे भूल हुई कि हमने बाबा साहब का अपमान कर दिया। और ये अपमान करते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक वहाँ के गृह मंत्री जी ने, आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब का अपमान किया। ये दोनों पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, ये सारे के सारे लोग आज सामंतवादियों के हाथों में खेल करके उनके हिसाब से काम करती हैं, इस देश के बहुजन समाज के लिए काम नहीं करती। इसलिए मैं आज से कहना चाहता हूं, इस देश में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र आपकी पार्टी है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में पूरी ताकत के साथ में काम कर रही है। और बाबा साहब हम सब के, अभी अनिल जी बोल रहे थे कि हम सभी लोग बाबा साहब के ऋणी हैं, ये सच्चाई भी है। मैं अभी ओबीसी के समाज के तमाम यहाँ बैठे हुए लोग हैं, बैठे कि नहीं बैठे ओबीसी समाज के लोग? बैठे तमाम, मुझे मालूम है यहाँ तमाम ओबीसी समाज के भी लोग बैठे हुए हैं, तमाम सर समाज के भी लोग बैठे हुए हैं, सर्जन समाज के भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की एक बात को याद रखिए, 25 अप्रैल 1948
25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे, तो कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लखनऊ पे आए हुए। लखनऊ बुलाया गया था, ओबीसी के लोगों ने बुलाया हुआ था, ओबीसी सम्मेलन में उनको बुलाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आपने दलितों के बच्चों को, SC ST के लोगों को, तो आपने संवैधानिक अधिकार दे करके इनके बच्चों को मान सम्मान दे दिया। अब ये शिक्षित हो जाएंगे और नौकरी भी करेंगे, इनको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन हम ओबीसी के लोग ठगे गए हैं, हम ओबीसी के लोगों को कोई संविधान में अधिकार नहीं मिला है। तो हम सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट करते, दरख्वास्त करते हैं कि ओबीसी के लोगों को भी आप संविधान में कोई हमें अधिकार दे दीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी इस देश में आने वाले समय में मान सम्मान के साथ में जी सकें, सर उठा करके वो जी सकें। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, लेकिन मैं आपसे जरूर कहता हूं कि आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए, और आप अगर राजनीतिक सोच एक रखोगे तो इस देश पे आप इस देश के राजा बन जाओगे। और लेकिन आपकी जो मैं बात है, इस बात को मैं 100% संविधान के अंदर लेकर के आऊंगा, और जिसके तहत ओबीसी के बच्चों को भी देश के अंदर मान और सम्मान मिलेगा, उन्हें नौकरी और शिक्षा मिलने का काम करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली जा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखने का काम किया। और आर्टिकल 340 में कहा कि मैं आप जो आर्टिकल 340 लिख रहा हूं, उसके तहत इस देश की सरकार और स्टेट की सरकारें ओबीसी के लोगों की सर्वे करेंगी, उनकी बैकवर्डनेस के बारे में, कि माने कि सामाजिक पिछड़ापन कितना उनके अंदर है, आर्थिक पिछड़ापन कितना उनके अंदर है, शैक्षिक पिछड़ापन कितना उसके अंदर है। इस बात का सर्वे करके केंद्र की सरकार प्रदेशों के अंदर ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, उनके जनसंख्या के आधार पर। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में संविधान में लिखने का काम किया। और बाबा साहब ने यह भी कहा कि आप बड़े भाई हो, ओबीसी के लोगों को कहा कि आप बड़े भाई हो, और इस SC ST के लोग हैं आपके छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई का फर्ज होता है कि छोटे भाई का भी ख्याल रखे, उन पर कोई जुल्म और जाति ना होने पाए। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कही, और बाबा साहब ने तमाम और बातें भी कही। जब बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखने की कही और बाबा साहब पे तमाम दबाव बनाया गया, तमाम प्रेशर डाला गया, वो बातें मैं यहाँ पे सार्वजनिक नहीं कर सकता, तमाम दबाव बनाया गया, तमाम प्रेशर डाला गया, तो उनसे कहा गया जो आप लखनऊ के अंदर बोल के आए हैं, वो आप अपनी बातों को वापस ले लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रेस बुलाई और कहा कि मेरा जो कानून मंत्री का पद है, कल नहीं तुम आज ले लो, लेकिन मैं अपने बात से पीछे हटने वाला नहीं हूं, और मैं ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन का व्यवस्था करके जाऊंगा इस संविधान के अंदर। तब से जा करके आप मान लीजिए 1989 जब इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ, उस मंडल कमीशन लागू होने के बाद ही इस देश के अंदर ओबीसी के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, SP बने, और उनके बच्चे पढ़ लिख करके ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ करके आदेश देने का काम अगर करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये देन है। इसलिए बाबा साहब हम सबके हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके हैं। अभी बोल रहे थे अनिल जी कि क्या लोग बोलते हैं कि जय भीम में कोई ताकत नहीं, अरे जय भीम की वो ताकत है कि आज ओबीसी के साथ में SC ST और वो गरीब लोगों की आवाज ये संविधान बन चुका है। अब ये आवाज कभी मिटने वाली नहीं है, जय भीम में वो ताकत है। और ये घबराए हुए लोग हैं, ये घबराए हुए लोग हैं, ये नहीं चाहते कि बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू हो जाए, बाबा साहब की विचारधारा इस देश में लागू हो जाए, क्योंकि आज तक इन लोगों ने 100% बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं किया है। अगर बाबा साहब के संविधान को लागू कर दें तो इस देश में छुआछूत, जात, ऊंच नीच, गरीबी, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग इसको लागू नहीं करने देते। और जब ये लागू हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लागू कहाँ हुआ? ये लागू सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ। जब आपकी बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि हम कोई चुनावी वादा नहीं करते हैं, BSP कभी कोई चुनावी वादा नहीं करती कि हम 2500 रुपया देंगे, ये खाद फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, हम ये कुछ नहीं कहते। हम एकमात्र बात कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को 100% लागू करके दिखाएंगे। ये बात BSP कहती है और ये हमने करके भी दिखाया। उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया और प्रदेश के अंदर जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत सब खत्म हो गया।
उस संविधान में ये लिखा है कि देश के अंदर सभी के अंदर भाईचारा होना चाहिए। अगर इस देश में भाईचारा होगा तभी देश खुशहाल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस बात को कभी लागू नहीं होते, इसके लिए कभी प्रयास नहीं करते। इस देश में भाईचारा होना चाहिए। और जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तब तमाम देश विदेश की मीडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पर छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। आज यहाँ पूरी तरह से भाईचारा लागू हो गया है। ये बात तमाम देश विदेश की मीडिया ने भी कहा। भाईचारा माने ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, दलित एक साथ भाईचारे के रूप में रहते थे। कभी छुआछूत नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, जातिवाद नहीं था, तभी लोग खुशहाल थे। गुंडा राज नहीं था। जिस तरह से बिहार में देखिए किस तरह से गुंडा राज, जंगल राज, आए दिन डकैती, आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्याएं कंटिन्यू हो रही है। और यही नहीं, इसकी देन भी यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं। जो राजनीतिक पार्टियां गुंडों मवालियों को संरक्षण देती हैं, उनको संरक्षण देती हैं और चुनाव के समय उन्हें खुला छोड़ देती हैं। जहाँ चुनाव के समय उन्हें खुला छोड़ देती हैं। आपने भी देखा भी लोकसभा के चुनाव के समय इस प्रदेश के अंदर सत्तासीन मुख्यमंत्री और उनकी सहयोगी पार्टियों ने तमाम दुर्दांत अपराधियों को जेल से छोड़ने का काम किया। बीएसपी कहती है माफियाओं को, गुंडों को, डकैतों को इनकी सही जगह क्या है? जेल की सलाखें हैं, इनको बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ की राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं गुंडे, मवाली, बलात्कारियों, चुनाव आ जाए हम आपको बाहर निकाल लेंगे। यही हम में और उनमें सोच में फर्क है। हम कहते हैं बाबा साहब का संविधान लागू होगा। हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होगा, छुआछूत खत्म होगी, ऊंच नीच की भावना खत्म होगी और प्रदेश में स्कूल बनाए जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, बैकलॉग भरा जाएगा। ये बीएसपी कहती है। बीएसपी ये नहीं कहती कि हम 2500 रुपया देंगे, 3000 रुपये देंगे। हम ये नहीं कहते हैं। हम कहते हैं प्रदेश के अंदर शिक्षा फ्री की जाएगी। क्या कहते हैं? शिक्षा को फ्री करेंगे। गरीबों के बच्चों की शिक्षा को डंके की चोट पे कहते हैं, इसको फ्री करने का काम बिहार में बीएसपी करेगी। बीएसपी बिहार में गरीबों की शिक्षा को फ्री करेगी और नौकरियों का बैकलॉग लाने का काम करेगी। ये तमाम बातें जो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाई है, वो सारे के सारे काम हम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए और नीला झंडा, हाथी निशान। और आने वाले चुनाव में हाथी का बटन आपको दबाना पड़ेगा और गांव-गांव में निकलना पड़ेगा और बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और आपको प्रखंड कमेटी को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ता, मैंने पहले बोला था, बीएसपी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो मिशन और मूवमेंट के सिपाही होते हैं। और सिपाही का काम होता है जंग को जीतना या पीछे नहीं हटना, शहीद हो जाना। दो ही काम होता है। जंग का मैदान है, जंग को छोड़ के नहीं भागता। सिपाही हमेशा जंग को जीतने का प्रयास करता है और बीएसपी इसको सत्ता का महासंग्राम मानती है। आने वाला चुनाव ये बीएसपी के लिए, साथ साथ पूरे बहुजन समाज के लिए ये सत्ता का महासंग्राम है। अगर आप सत्ता के महासंग्राम को जीतना चाहते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं की फौज को भी खड़ा करना पड़ेगा, गांव-गांव और पंचायत लेवल, क्योंकि चुनाव तो वहीं पे होगा कि नहीं होगा? जब जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन वो मेरे पंचायत के कार्यकर्ता और मेरे बूथ के कार्यकर्ता जाबाज सिपाही बनकर के नीला झंडा, हाथ निशान ले करके जय घोष के नारे के साथ में घर घर विधानसभा को जिताने का काम मेरे कार्यकर्ता ही करने वाले हैं। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है, जिस तरह से आज जन सैलाब उमड़ा है, आज दिनारा के अंदर भी जन सैलाब उमड़ा था और कर में भी ये जन सैलाब उमड़ा है। इस जन सैलाब को मुझे देख करके लग रहा है कि कर से हाथी जीत करके पटना जाने वाला है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। यही मेरी उम्मीद है आप सभी लोगों से कि अब वही फिर से अगली बार समीक्षा होगी। उदय प्रताप जी ने कहा कि अभी आज समीक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे साहब, हमने 19 पंचायतें बनाई हैं। 19 पंचायतों के बाद अभी 21 पंचायतें और बनानी बाकी रह गई हैं। जब मेरी सारी पंचायतें बन जाएंगी तो मैं एक बड़े से जगह पे, बड़े से मैदान में हजारों कार्यकर्ताओं की समीक्षा कराने का काम करूंगा। ये मुझे पूरी आशा विश्वास है कि आपकी मैं बात को मानता हूं और जल्द से जल्द हम दोबारा फिर से मिलेंगे और तमाम उन बातों के साथ में, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप सभी लोग 11-12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और 5:30 बज गया है। तो मैं अपनी बात कहीं पे खत्म करता हूं। जय भीम। आवाज नहीं आई, करघर वाली आवाज नहीं आई।
लगे मुझे कि तुम जीत के पटना पहुंच गए आज। जय भीम, जय भीम। महात्मा फुले अमर रहे, कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, वोट तुम्हारा, राज तुम्हारा। चल गुंडों की छाती पर, चल गुंडों की छाती पर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।